Assalamu alaikum. Welcome dear students. This is your course instructor Asif Javed. I welcome one and all back to CLA Tips Academy. आज के लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की लीनियर अलजेब्रा में। तो हम बात कर रहे थे कल, we were talking about कल हम बात कर रहे थे एडजॉइंट ऑफ ए की। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको कहा था दिस इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज जब हम लेते हैं इट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। और मैंने आपको एक रिजल्ट भी प्रूव किया था कि अगर आपके पास ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑफ एनी ऑर्डर n, then a into adjoint of a this is equal to determinant of a into I। देखिए बच्चों, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कब डिफाइन होता है। लेट अस सी व्हेन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड। Matrix A is said to be invertible if there exists a matrix B such that A into B is equal to I is equal to B into A। ये तो हो गई डेफिनेशन। एक मैट्रिक्स के इन्वर्टेबल होने के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती हो, लेकिन ये जो मैट्रिक्स हम इन्वर्टेबल लेते हैं इट शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, या दूसरे लफ्जों में बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ये कह सकता हूं कि मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर क्या होता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। सो ये आपको याद रखना है। और एक मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तभी होगी जब वो नॉन सिंगुलर होगी, मतलब एक मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगी यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ वो नॉन सिंगुलर हो, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज क्लियर। अब हमने देखना है कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स होता किसके बराबर है। हाउ कैन वी फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कल हमने एक रिजल्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। नाउ A इज इनवर्टेबल। A अगर इनवर्टेबल है तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, विल मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय A इनवर्स। So this is A inverse। अब यहाँ पे A inverse into A क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स into adjoint of A is equal to A inverse into determinant of A into I। So this means अब A inverse into identity matrix inverse ही होगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस पे कोई भी अफेक्ट नहीं करेगी। और I into adjoint of A, ये भी adjoint of A ही होगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं बोथ साइड डिवाइड कर सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा। दिस मींस इनवर्स ऑफ ए किसके इक्वल होगी, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो इनवर्स ऑफ ए किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखिए कि ए इनवर्स किसके बराबर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लीनियर अलजेब्रा में।
देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम, let me clear this. इंटरनल कंपोजिशन। देखिए बच्चों इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन जो है इसको हम इंटरनल कंपोजिशन कब कहते हैं, इफ फॉर ऑल ए बी इन ए, ये इंटरनल कंपोजिशन किसी सेट ए के ऊपर होता है। कोई भी ऑपरेशन उस सेट का इंटरनल कंपोजिशन तब बनता है कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट्स उस सेट के ले लूं, इफ आई टेक एनी टू एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, देन इफ आई एसोसिएट दोज एलिमेंट्स विद दैट ऑपरेशन, तो रिजल्टिंग एलिमेंट भी मुझे उसी सेट में मिलना चाहिए। सिंपल है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो। इफ आई टेक एग्जाम्पल, सपोज सिंपल में एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेता हूँ और मैं एक ऑपरेशन लेता हूँ, लेट मी टेक द ऑपरेशन एज ऑपरेशन ऑफ एडिशन। सो इफ आई टेक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और इसके साथ में कंपोजिशन क्या लेता हूँ, एडिशन। इफ यू विल टेक एनी टू नंबर्स, एनी टू नेचुरल नंबर्स, सपोज 2 + 2, तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा 4, इट इज अगेन ए नेचुरल नंबर। यानी कोई भी दो नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, एनी टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी, इफ यू टेक एंड यू एसोसिएट देम अंडर दिस ऑपरेशन, देन रिजल्टिंग नंबर इज अगेन ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन प्लस है, दिस इज एन इंटरनल कंपोजिशन फॉर एन। ओके, बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या सब्ट्रैक्शन इसके लिए इंटरनल कंपोजिशन होगा, देन द आंसर इज नो। क्योंकि अगर मैं 1 और 2 ले लूं और इनको मैं एसोसिएट करूं अंडर सब्ट्रैक्शन, देन दिस इज इक्वल टू -1 एंड -1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एन इंटरनल कंपोजिशन फॉर नेचुरल नंबर्स। ये होता है इंटरनल कंपोजिशन। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी एक्सटर्नल कंपोजिशन if for x belonging to a and y belonging to b, x star y should belong to a always, or x star y should belong to b always। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन स्टार जो है, अगर सपोज मैं कहता हूं कि ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है किसके लिए, सेट ए के लिए, तो अगर मैं किसी दूसरे सेट का एलिमेंट एक्सटर्नली एसोसिएट करता हूं किसी भी एलिमेंट ऑफ ए के साथ, स्टिल जो प्रोडक्ट है इट शुड रिमेन विद इन ए, तो मैं कहूंगा कि एक्सटर्नल कंपोजिशन इज डिफाइंड फॉर ए। इसी तरह से अगर बी के लिए एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइन करनी है मुझे, तो अगर मैं किसी और सेट, सपोज ए से कोई एलिमेंट, बाहर वाले किसी सेट से एक एलिमेंट लेता हूं और उसे मैं बी के किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता हूं, तो एक्सटर्नली एसोसिएट करने से वो एलिमेंट जो है वो बी से बाहर नहीं जाना चाहिए, बट इट शुड रिमेन विद इन बी। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपोजिशन। पहले वाले को इंटरनल कंपोजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे हम एक ही सेट के एलिमेंट्स ले रहे हैं और हम कह रहे हैं कि उनका एसोसिएशन जो है वो उसी सेट के अंदर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि बाहर से भी अगर किसी सेट के एलिमेंट हम ले लें, तो उससे भी अगर हम किसी भी उस सेट के एलिमेंट को एसोसिएट करें अंडर दैट ऑपरेशन, तो अगर हर बार बाहर के एलिमेंट से, अगर हम बाहर के किसी सेट से वो एलिमेंट ले रहे हैं और फिर भी उसको एसोसिएट करने से हम उस सेट से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो उस सेट के लिए, सपोज यहाँ पे बी के लिए है या ए के लिए है, जैसे ए के लिए मैं बी के एलिमेंट बाहर से ले रहा हूँ, बी के एलिमेंट्स में बाहर से ले रहा हूँ, बट स्टिल आई एम लैंडिंग इनसाइड ए। यहाँ पे बी के लिए मैं ए के एलिमेंट्स बाहर से ले रहा हूँ, बट स्टिल आई एम लैंडिंग इनसाइड बी। सो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इसे मैं दो सेट लेता हूँ, एक सेट लेता हूँ मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और एक में लेता हूँ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सपोज मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स पे चेक करता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लीजिए आप कोई भी एलिमेंट आर का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, सपोज मैं √3 लेता हूँ
उसको आप किसी भी रैशनल नंबर के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट कीजिए। सपोज मैं 3 लेता हूँ, तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट है वो भी किस में आएगा, आर में। कहने का मतलब ये है कि किसी भी रियल नंबर के एलिमेंट को आप किसी भी रैशनल नंबर के एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट स्टिल जो रिजल्टिंग एलिमेंट है वो आपको किसके अंदर मिल रहा है, ऑलवेज आर के अंदर मिल रहा है। दैट मीन्स जो मल्टीप्लीकेशन है, दिस इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन, दिस इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब उल्टा कीजिए जरा, सपोज मैं रैशनल नंबर लेता हूँ रियल नंबर की जगह, और रियल नंबर लेता हूँ रैशनल नंबर की जगह। अब मैं क्या कोई भी रैशनल नंबर को अगर मैं किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, क्या हर बार मुझे रैशनल नंबर मिलेगा? लेट अस सी, सपोज मैं एक रैशनल नंबर लेता हूं 3 और रियल नंबर में चूज करता हूं √3, बिकॉज √3 इज ए रैशनल नंबर, तो रियल नंबर भी होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू √3, क्या ये भी रैशनल नंबर है? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर के लिए जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल नंबर्स, this is not an external composition। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन जो है वो किसी एक्सटर्नल सेट के कॉन्टेक्स्ट में होता है। डिपेंड करता है कि हम एक्सटर्नल सेट कौन सा ले रहे हैं, और जिस एक्सटर्नल सेट से हम जो एलिमेंट्स ले रहे होते हैं आगे चल के हम उन्हें स्केलर्स कहेंगे, और इस एक्सटर्नल कंपोजिशन को हम वेक्टर स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। तो इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल कंपोजिशन। और एग्जांपल ले लीजिए, सपोज हम z लेते हैं और n लेते हैं, तो अगर मैं कोई भी इंटीजर लूंगा उसे मैं किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे फिर से क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। दैट मींस मल्टीप्लिकेशन इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉर z इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरह से आप बहुत सारी एग्जांपल्स खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है? A set equipped with one or more binary operations। अगर एक सेट में एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन होंगे तो ऐसे सेट को हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहेंगे। कोई भी सेट जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन हो या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहेंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन आपने पढ़ा होगा। बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली एक फंक्शन होता है। इसको हम कैसे, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन भी हम इसको डिफाइन करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है। सपोज अगर मैं स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन लेता हूँ किसी भी सेट ए के ऊपर, सो दिस इज ए फंक्शन फ्रॉम ए इंटू ए टू ए। ये फंक्शन होता है कहाँ से कहाँ? ए इंटू ए से लेकर ए तक फंक्शन। मतलब ये एलिमेंट ऑफ एज को कहाँ पे ले जाता है? ए पे ही ले जाता है। इट टेक्स द एलिमेंट्स ऑफ ए टू द ए। अब डिपेंड करता है कि हम बाइनरी ऑपरेशन कौन सा ले रहे हैं। सपोज अगर मैं प्लस बाइनरी ऑपरेशन ले रहा हूँ फ्रॉम ए इंटू ए टू ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं ए के कोई भी दो एलिमेंट्स को ऐड करूं तो रिजल्टिंग एलिमेंट मुझे कहाँ मिलना चाहिए? फिर से ए में मिलना चाहिए। तो ये ऑपरेशन जिसके लिए भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे ऑपरेशन किस भी सेट के लिए, तो उस सेट के लिए वो ऑपरेशन क्या हो जाता है? बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेचुरल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, इफ आई सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो पॉजिटिव जो ऑपरेशन है, मतलब ये एडिशन ऑपरेशन, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्योंकि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को एसोसिएट करो तो अगेन यू आर गोइंग टू लैंड इनसाइड नेचुरल नंबर। लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम n इंटू n टू n। इसका मतलब ये हो गया कि जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप डिवीजन ऑपरेशन ले लें, अगर आप ऑपरेशन क्या लेते हैं? डिवीजन ऑपरेशन। दिस इज अगेन नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि सपोज अगर आप 1 और 2 लेते हैं और इनको आप एसोसिएट करते हैं अंडर दिस फंक्शन एज 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आपको नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो बात हो रही थी बाइनरी ऑपरेशन की। अब अगर एक स्ट्रक्चर में एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं।
अब हमारे पास एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन हो उसे हम ग्रुपॉइड कहते हैं। अब एक ग्रुपॉइड में अगर साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी उसमें सेटिस्फाई होती हो तो उसे हम सेमी ग्रुप कहते हैं। और एक सेमी ग्रुप में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो तो हम उसे मोनोइड कहते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है कि अगर आप उस सेट के किसी भी एलिमेंट को उस एलिमेंट के साथ एसोसिएट करें तो उस एलिमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब E स्टार A should be equal to A star E should be equal to A. Any element of the set should be unaffected when we associate that any element of that set under with that element which we are calling as identity element. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लें अंडर एडिशन तो वो एक मोनोइड है और यहाँ पे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिलेगा, ठीक है। बट एन अंडर एडिशन इज नॉट ए मोनोइड, क्योंकि अंडर एडिशन आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिल ही नहीं सकता कि जिसके अंडर आपको, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स में कि 0 हम ले लें, क्योंकि 0 को अगर हम एडिशन के अंदर ले लें तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट एक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे मसला तो ये है कि 0 नेचुरल नंबर्स के अंदर होता ही नहीं है, इसलिए अंडर एडिशन जो है ये मोनोइड नहीं बनेगा। इसी तरह से अगर आप ये ले लें, एक मैट्रिक्स ले लें, इफ यू टेक 2x2 मैट्रिसेस और रियल नंबर्स तो ये भी आपका एक मोनोइड बनेगा। इसी तरह से अगर आप 1 2 4 8 16 लेते हैं वेयर स्टार इज एलसीएम, मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स का एलसीएम आप ले लें इसमें तो ये भी मोनोइड बनेगा, इसमें आपको 1 आइडेंटिटी मिलेगी। अगर आप HCF लेते हैं तो इसमें 16 आपकी आइडेंटिटी बनेगी। इसी तरह से अगर आप एक पावर सेट लेते हैं उसको अंडर इंटरसेक्शन लेते हैं तो A उसका आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, तो ये भी मोनोइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप पावर सेट ऑफ A लेते हैं अंडर यूनियन तो ये भी एक मोनोइड बनेगा और इसकी आइडेंटिटी आपकी 5 बनेगी। और इसी तरह से अगर आप सिमेट्रिक डिफरेंस के अंडर पावर सेट लेते हैं वो भी मोनोइड बनेगा और इसमें आपकी 5 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। ये सब जो है एलिमेंट्री चीजें हैं, इनको आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि हमें ये चीजें नहीं पता चल रही। आइए अब आगे करते हैं बात हम ग्रुप की। यहाँ से ग्रुप थ्योरी अब हम कह सकते हैं कि प्रॉपरली शुरू होगी ग्रुप थ्योरी, क्योंकि पहली बार हम यहाँ पे ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रुप क्या होता है? अभी मैंने मोनोइड की बात कहाँ से चली थी? ग्रुपॉइड से। ग्रुपॉइड एक ऐसा सेट होता है जिसमें कम से कम एक बाइनरी ऑपरेशन। अब वो बाइनरी ऑपरेशन अगर एसोसिएटिव हो तो वो क्या बन जाता है? वो सेमी ग्रुप बन जाता है। अब अगर वो सेमी ग्रुप है और साथ में उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है तो वो क्या बन जाता है? वो मोनोइड बन जाता है। और मोनोइड के अंदर अगर एक प्रॉपर्टी को हम और ऐड करते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है कि उस मोनोइड में अगर हम ये कहें कि उसमें एक इनवर्स एलिमेंट भी हर एलिमेंट का हमें मिलता है, यानी फॉर एवरी एलिमेंट वी आर गेटिंग एन एलिमेंट सच दैट उस एलिमेंट को जब हम उस एलिमेंट के साथ एसोसिएट करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो वो क्या बन जाता है? इनवर्स एलिमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हर एलिमेंट का हमें इनवर्स एलिमेंट भी मिल जाए मोनोइड के अंदर तो वो मोनोइड क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। अब बेसिकली पढ़ तो रहे हैं हम लीनियर अलजेब्रा, तो आप बोल रहे होंगे कि सर वहाँ पे मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे भी ग्रुप थ्योरी, यहाँ पे भी ग्रुप थ्योरी। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जब भी हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की, तो लीनियर अलजेब्रा में आपको सबसे पहले मॉडर्न अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रुप क्या होता है। ग्रुप के बाद हम देखेंगे कि रिंग क्या होता है। फिर रिंग जब हम डिस्कस करेंगे तो रिंग से आगे हम इंटीग्रल डोमेन्स की बात करेंगे। इंटीग्रल डोमेन्स के बाद हम फील्ड की बात करेंगे और फील्ड के बाद हम वेक्टर स्पेस की बात करेंगे। तो ये सब चीजें जब हमें पता होंगी वहीं से हमारा लीनियर अलजेब्रा जो है वो किक स्टार्ट करेगा। तो कुछ चीजें हमें यहाँ पे जो ग्रुप थ्योरी की है उन्हें हम थोड़ा सा हमें ब्रश अप करना है, जब भी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं अपने वेक्टर स्पेस तक। और वेक्टर स्पेस से फिर आगे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंचेंगे और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और फिर उन्हें हम कनेक्ट करेंगे मैट्रिसेस के साथ। तो इसी तरह से एक ग्रुप जो है एबिलियन ग्रुप कब होता है? जब उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो। अच्छा, फिर रिंग क्या होता है? रिंग होता है कि रिंग एक ऐसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एक एडिशन होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है। अंडर एडिशन जो है आपका वो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? एबिलियन ग्रुप।
अंडर मल्टीप्लीकेशन वो क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप, और साथ में ये दो प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी, इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। और आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है अंडर एडिशन, इसको जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग कहते हैं, इसको जीरो ऑफ रिंग कहते हैं। अब अगर ये रिंग मोनोइड हो जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर ये रिंग अंडर मल्टीप्लीकेशन जो कि सिर्फ अभी तक सेमी ग्रुप है, अगर इसमें आइडेंटिटी भी आ जाए तो इसे हम रिंग विद यूनिटी कहते हैं। और इसको हम कहते हैं यूनिटी ऑफ ए रिंग, और इसको हम कहते हैं रिंग विद यूनिटी। अब एक रिंग जो है उसमें यूनिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर उसमें यूनिटी है तो उसे हम रिंग विद यूनिटी कहेंगे। अच्छा, अब अगर इस रिंग के अंदर ये रिंग जो है ये फील्ड कब बनती है, अगर इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स एक एबिलियन रिंग बनाए। क्या कह रहा हूं मैं आपको कि आपको करना ये है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन अभी तक ये क्या बना था, अभी तक ये मोनोइड बना था। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये वो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, यानी एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वही यहाँ पे ये कहना चाहता है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट के अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा और साथ में अंडर मल्टीप्लिकेशन ये कम्यूटेटिविटी भी हो जाए, कम्यूटेटिव भी हो जाएगी रिंग, इसे ये कह रहा है कि नॉन जीरो एलिमेंट इज एन एबिलियन रिंग। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, सेमी ग्रुप के साथ में एवरी एलिमेंट, एक तो अंडर मल्टीप्लिकेशन यूनिटी हमने कह दिया कि यूनिटी तो है इसमें, यूनिटी के साथ में हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ में ये रिंग जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव भी होनी चाहिए। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो रिंग क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी। तो यहाँ पे हम फील्ड पे ही आज इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, बिकॉज इफ्तारी का टाइम हो चुका है, सो आई कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। सो कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फील्ड से हम वेक्टर स्पेस पे कैसे पहुंचेंगे, और उसके बीच में कुछ चीजें होंगी उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच।